गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है फैमिली कोर्ट के तहत अपील की सीमा क्या होगी। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 भी इसको कहा जाता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 भी इसको कहा जाता है। भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में इसको लागू किया गया है और इसका जो प्रारंभिक शीर्षक है उसको मैं आपको संक्षिप्त में पढ़ के बता देता हूं, जिससे आपको इसके अंदर की संपूर्ण जानकारी भी हो जाएगी। विवाह और कौटुंबिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय स्थापित करने का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध किया गया है। ये बिल्कुल इसके प्रारंभ में दिया गया है और इसमें कुल 23 धाराएं हैं और अध्याय 1 में इसमें संक्षिप्त नाम विस्तार है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में होगा। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं और 4 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में और धारा 7 में इसका जुरिडिक्शन बताया गया है। हमारा जो आज का वीडियो का टाइटल है उस टाइटल से अध्याय 8 से संबंधित है, अध्याय 5 से संबंधित है, जिसमें अपील और पुनरीक्षण के बारे में बताया। इसी प्रकार आज के वीडियो में जो मैंने ई बुक आपके लिए तैयार की है उसमें हम चर्चा करेंगे फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ और कैसे होगी। ये बड़ी सरल और आसान भाषा में मैंने तैयार की है, उदाहरणों के साथ उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में कि अपील की समय सीमा क्या होगी, सीपीसी की धारा 114 में पुनर्विचार क्या है, सीपीसी की धारा 96 में अपील के बारे में, और न्यायिक दृष्टांत और निष्कर्ष, ये सब हम ई बुक में से चर्चा करेंगे, जो ई बुक मैंने आपके लिए आसान भाषा में तैयार की है। और ये जो आज के हमारे वीडियो का टाइटल है कि अपील कोर्ट एक्ट के तहत, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत अपील की सीमा क्या होगी, यह अध्याय 5 से संबंधित है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अध्याय 5 में अपील और पुनरीक्षण के बारे में बताया गया। ये धारा 19 में बताया गया अपील के बारे में। इसमें जो फर्स्ट धारा है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि फैमिली कोर्ट का कोई भी आदेश है उसके विरुद्ध जो अपील होगी वो उच्च न्यायालय में होगी, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। तथ्य और विधि दोनों के प्रश्नों पर होगी और 30 दिन की समयावधि इसकी निश्चित की गई कि 30 दिन के अंदर आपको अपील प्रस्तुत करना आवश्यक है। और 1991 से पहले या उस समय लंबित कोई मामले या निर्णय तो ये उपबंध उस कंडीशन में लागू नहीं होगा, वो भी मैं आपको डिटेल में भी पढ़ के बता रहा हूं। तो इसमें सर जो धारा 1 में बताया गया है कि उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी किसी कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय जजमेंट या आदेश की जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील उच्च न्यायालय में तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर वो अंतर्वर्ती आदेश है तो उसकी अपील नहीं होगी। फाइनल आदेश है, फाइनल जजमेंट से मतलब ये है कि प्रकरण का गुण दोषों के आधार पर अंतिम निराकरण कर दिया गया है। और अंतरिम आदेश उसे कहते हैं, अंतर्वर्ती आदेश, जो वाद के विचारण के दौरान आदेश पारित किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लें कि 125 जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, जिसको वर्तमान में परिवर्तित करके BNSS कर दिया गया है। इसमें जब महिलाओं की ओर से अदालत में भरण पोषण का मुकदमा लगाया जाता है तो वाद विचारण के दौरान खर्च की मांग की जाती है। तो अदालत के द्वारा वाद विचारण के दौरान, मतलब जब तक ये 125 का मूल आवेदन डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक महिलाओं को अंतिम रूप से भरण पोषण दिया जाता है, तो उसको अंतर्वर्ती आदेश कहा जाता है। इसी प्रकार से धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में धारा 23 के तहत अंतर्वर्ती आदेश की मांग की जाती है। इसी प्रकार से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत जो तलाक याचिकाएं धारा 13 और सहमति से 13B के तहत जो तलाक याचिका पेश की जाती हैं, तो उसमें भी महिलाओं का अधिकार है कि वो धारा 24 के तहत अंतरिम आदेश की मांग कर सकती है। तो मतलब प्रकरण के विचारण के दौरान जो आदेश पारित किए जाते हैं उनकी अपील नहीं होगी, मूल आदेश की अपील होगी। इसमें स्पष्ट बताया गया है। इसमें जो प्रारंभ में बताया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में या किसी अन्य विधि में किसी भी बात के होते हुए, मतलब सीपीसी और सीआरपीसी, इन दोनों में किसी भी बात के होते हुए या किसी अन्य विधि में भी किसी भी बात के होते हुए किसी कुटुंब न्यायालय के प्रत्येक निर्णय आदेश की जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील उच्च न्यायालय और तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होगी। तो ये तो सर आपको स्पष्ट हो गया एक चीज कि फैमिली कोर्ट में जो आदेश पारित किए जाएंगे जो स्पेशल तौर से गठित किए गई महिलाओं के लिए,
तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होगी। ये एक चीज आपके सामने सर बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है इसमें 19 धारा 19 का पॉइंट नंबर 2, कुटुंब न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सहमति से पारित, मतलब आपसी सहमति से यदि कोई आदेश पारित किया जाता है किसी डिक्री आदेश की या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश की कोई अपील नहीं होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि यदि आपसी सहमति से कोई आदेश पारित किया गया तो उसकी अपील नहीं होगी। और इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि मतलब एक तो आपसी सहमति हो गया, या करके इसमें लिखा हुआ है कि या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश की अपील नहीं होगी। मतलब अध्याय 9 में जो जो आदेश पारित किए जाते हैं उनकी भी अपील नहीं होगी, और आपसी सहमति से जो आदेश पारित किया गया है, पक्षकारों की सहमति से कोई आदेश पारित किया गया है तो उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। ये भी सर स्थिति दो आपके सामने क्लियर हो गई। तीसरी स्थिति हम देखते हैं सर इसमें, इसी में सर एक चीज और बताई गई है, परंतु इस अध्याय इस उपधारा की कोई बात कुटुंब न्यायालय संशोधन अधिनियम 1991, जो कुटुंब न्यायालय में संशोधन हुआ है, कुटुंब न्यायालय संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ के पूर्व, मतलब 1991 के प्रारंभ होने से पूर्व किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी अपील, मतलब 1991 के पूर्व कोई हाईकोर्ट के समक्ष कोई मामला लंबित था, या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन पारित किसी आदेश को ये लागू नहीं होगा सर। ये जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी आपको बताया था कि 1991 जो कुटुंब न्यायालय संशोधन अधिनियम है, इसके प्रारंभ के पूर्व यदि हाईकोर्ट के समक्ष कोई मामला लंबित किसी अपील में या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अध्याय 9 के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसकी भी अपील नहीं या उसको आदेश लागू नहीं होगा। ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताया गया है कि इन दोनों कंडीशन में आदेश लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से उपधारा 3 में बताया है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील किसी कुटुंब न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। मतलब जिस तारीख को जजमेंट पारित किया गया, अंतिम आदेश पारित किया गया, उस पर तारीख लिखी होती है जज साहब के द्वारा कि आज दिनांक को निर्णय पारित किया गया, तो उस तारीख से 30 दिन के अंदर अपील हाई कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना होगी। यदि आपने 30 दिन के पश्चात पेश की तो वो लिमिटेशन धारा 5 का फिर आवेदन भी आपको संभव है उसमें लगाना पड़े। मतलब इसकी म्याद 30 दिन सर फिक्स की गई है कि 30 दिन के अंदर इसकी अपील होगी। इसी प्रकार से 4 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय स्वीप्रेरणा से या अन्यथा ऐसी किसी कार्रवाई का जिसमें उसकी अधिकारिता के भीतर स्थित कुटुंब न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 9 के अधीन कोई आदेश पारित किया है, मतलब हाई कोर्ट के अधीनस्थ किसी न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 9 के अधीन कोई आदेश पारित किया है, तो हाई कोर्ट उस अभिलेख को, उस आदेश को जो अंतर्वर्ती आदेश ना हो, तथ्यता, वैधता या औचित्य के बारे में, ऐसी कार्रवाई की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। तो ये हाई कोर्ट को पावर भी है सर कि हाई कोर्ट उस रिकॉर्ड को मंगा सकता है, पूरे उसकी जांच कर सकता है। ये इसमें बताया गया है। इसमें 5 में बताया गया है धारा 9 की उपधारा 5 में, जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय किसी कुटुंब न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री की किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा। मतलब कि ये उपरोक्त धारा 1, 2, 3, 4 जो मैंने आपको पढ़ी है कि उसके सिवाय, मतलब जो इसमें बताया गया उसके सिवाय किसी कुटुंब न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री की किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगी। मतलब इसमें चारों उपधाराओं में जो नियम बताए गए हैं, जो लिमिटेशन बताई गई है, उसी के तहत ये लागू होगा और उसके अलावा उसमें कोई नए नियम लागू नहीं होंगे। इसी प्रकार से 6 में बताया गया है कि उपधारा 1 के अधीन की गई किसी अपील की सुनवाई 2 या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनी किसी न्यायिक पीठ द्वारा की जाएगी। मतलब उपधारा 1 के अंदर जो तथ्य और विधि के प्रश्नों पर जो अपील की जाएगी, तो वो जो 2 या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बनी किसी न्यायिक पीठ के द्वारा की जाएगी। तो ये सर हमारा अपील का जो अध्याय 5 था और इसकी जो धारा थी उसके संबंध में मैंने आपको संपूर्ण मुकम्मल जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और आज के हमारे वीडियो का भी टाइटल यही है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं तो उसकी अपील कहाँ होगी, किस प्रकार से होगी। तो अब इसकी सर कुछ जो टॉपिक हैं महत्वपूर्ण, उसको मैंने ई बुक के अंदर बड़े ही आसान और सरल शब्दों में तैयार किया है। ये तो मैंने आपको बुक में से पढ़कर बताया बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। अब हम ये भी देख लेते हैं कि फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ और कैसे होगी। सीपीसी का
114 और धारा 96 आदि, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और न्यायिक दृष्टांत कुछ जजमेंट भी हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सर हम बिना देरी करे ई बुक की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत अपील की सीमा क्या है, ये ई बुक है जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। 10.4 ये उस ई बुक के जो सीरियल क्रमांक में आया है, ये वो है सर, अपील और पुनर्विचार, रिव्यू एंड अपील सिविल प्रोसीजर। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील कहाँ और कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे इस ई बुक में। फैमिली कोर्ट, उसके आगे हाई कोर्ट लिखा हुआ है, हाई कोर्ट उसके आगे सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। अपील की समय सीमा, फैमिली कोर्ट के आदेश के 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी जस्ट बुक के अंदर से भी। सीपीसी की धारा 114, इसमें यदि फैमिली कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि हो तो उसी कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है, ये सीपीसी में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 96 में अपील में कि फैमिली कोर्ट के अंतिम आदेश के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, ये बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है सर कि यदि फैमिली कोर्ट के द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया गया है तो सीधे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में ही अपील होगी। ऑल इंडिया में ये एक्ट लागू है और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में ये एक्ट लागू है, तो सभी जगह यही प्रोसीजर अपनाई जाएगी जो कानून के तहत दी गई है। धारा 19 में जो दी गई है अध्याय 5 के अंतर्गत, जो बुक में भी लिखी हुई है। तो इसमें एक न्यायिक दृष्टांत भी है सर कि सावित्री पांडे विरुद्ध प्रेमचंद्र पांडे 2002 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि तलाक के आदेश में कोई गंभीर त्रुटि हो तो पुनर्विचार किया जा सकता है। और भी ये जजमेंट है, इसमें और भी बहुत सी बातों का डिसाइड किया गया है। वो जजमेंट को मैं अभी आपको डिटेल में अगर बताऊंगा तो सर वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में मैंने बता दिया। जजमेंट को अगर आपको ढूंढना भी है तो आप इसी को गूगल पर आप लिख के सर्च करेंगे तो पूरा जजमेंट आपको प्राप्त हो जाएगा। अंत में सर हम निष्कर्ष भी देख लेते हैं इसमें। फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया सरल है, बेहद सरल है, लेकिन आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्यों का पूरा ध्यान रखना आपको आवश्यक है। दस्तावेज और साक्ष्य आपको पेश करना होंगे और यदि आप दस्तावेज और साक्ष्य नहीं पेश करेंगे तो उसका नुकसान आप ही को होगा। मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जाती है ताकि विवाद आपसी सहमति से सुलझ सके। यदि निर्णय पक्षकारों को उचित नहीं लगता तो अपील या पुनर्विचार की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। फैमिली कोर्ट का मुख्य उद्देश्य परिवारों को कानूनी संघर्ष से बचाना और जल्द समाधान देना है, जिससे समाज में शांति बनी रहे। इस एक्ट को बनाने का भी यही मकसद है। इस एक्ट को बनाने की, इसमें सर धारा 13 भी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो अभी मैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा सर आपको, धारा 13 भी, धारा 7 के बारे में भी। ये सर ई बुक है जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जा रहा हूं। मैं फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत अपील की सीमा क्या है, ये जो ई बुक है इसकी लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। उस पर ई बुक डाउनलोड, उसके आगे लिंक दिखाई देगी, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप उस स्टोर पर पहुंच जाएंगे जहां मेरी 50 से ऊपर ई बुक अपलोडेड है। वैसे ई बुक डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो उस विशेष ई बुक पर ही पहुंचेंगे और वहां बाय नाउ का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। मात्र 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां जाकर खरीद सकते हैं। मेरे अक्सर व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाए तो उसकी ई बुक या पीडीएफ हमें उपलब्ध कराए, तो ये सुविधा मैंने सर आपके लिए चालू कर दी है। और इसी प्रकार ई बुक डाउनलोड के नीचे ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टोर की भी लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी 50 ई बुक वाले स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वो 50 से ऊपर ई बुक मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक ही हैं और वो किसी ना किसी समस्याओं पर समाधान प्रदान करती हैं। वो सभी आप स्टोर पर जाकर देख सकते हैं। उसके नीचे आपको मेरी वेबसाइट दिखेगी, वेबसाइट पे अभी कार्य जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुई, जैसी होगी तो वो कार्य भी उसमें प्रारंभ हो जाएगा। उसी के नीचे लीगल कंसल्टेंट्स का आपको मेरा मोबाइल नंबर, मोबाइल दिखेगा बना हुआ और एक लिंक दिखाई देगी, उसमें पूरी नियम और शर्तें आप अंदर जाकर पढ़ सकते हैं उसमें। तो ये सर ई बुक के बारे में भी आपको मैंने जानकारी दे दी। इसमें क्या लिखा हुआ है शॉर्ट में सर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अध्याय 1 में जो है, ये परिचित इसलिए करा रहा हूं सर क्योंकि ये परिचित कराने से एक बेनिफिट ये मिलता है कि यदि आपको ये लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर ये परिचय ना होगा और आपने इसको परचेस कर लिया तो आप बिना समझे ही उसको परचेस कर लेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहला देख लें कि इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी है तब आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें अध्याय 1 में पारिवारिक न्यायालयों का परिचय, ये मात्र अपील की सीमा तक ही सीमित नहीं है सर, इसमें मैंने और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और भी बहुत से कानूनों का समावेश भी किया है। पारिवारिक न्यायालयों के परिचय में सर फैमिली कोर्ट क्या है,
पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984, फैमिली कोर्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या है, न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र इसके बारे में बताया। अध्याय 2 में विवाह से जुड़े विवादों के बारे में इसमें बताया गया है। तो उसमें विवाह की वैधता और अमान्यता, मुस्लिम विवाह की वैधता, विशेष विवाह अधिनियम के बारे में बताया गया है। अध्याय 3 में तलाक और विवाह विच्छेद के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में भरण पोषण और गुजारा भत्ता के बारे में बताया गया पूरी डिटेल के साथ। अध्याय 5 में बाल संरक्षण एवं अभिरक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। अध्याय 6 में संपत्ति विवाद एवं उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है। अध्याय 7 में गोद लेने से जुड़े जो प्रावधान है, नियम है, उसके बारे में बताया गया है। अध्याय 8 में घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया गया। घरेलू हिंसा प्रोटेक्शन अधिनियम 2005, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल तौर पे यह अधिनियम बनाया गया है और उसमें काफी प्रावधान भी दिए गए हैं। धारा 12 भी दी गई है, धारा 17, 18, 19, 20, 21, जिसके तहत महिलाएं अदालत में जज साहब के समक्ष आवेदन पेश कर सकती हैं और निवेदन कर सकती हैं भरण पोषण का, उनके बच्चों का और उनके स्वयं का भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। यदि वो किराए के मकान में रह रही हैं तो उसके किराए की भी वो मांग कर सकती हैं कि हमें इसका किराया भी दिलवाया जाए। इसी के साथ ये वो जिस मकान में पति के साथ रहती थी उसमें भी रहने की मांग कर सकती हैं कि इसमें भी हमें रहने के लिए कमरा या मकान अलग से दिया जाए। और ये भी मांग कर सकती है कि जब हम हमारे पति के साथ रहें तो पति या उसके परिवार के लोग हमारे साथ किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा कारित ना करें। काफी कुछ दिया हुआ है सर इसमें। इसमें अध्याय 9 में आपसी सहमति और मध्यस्थता के बारे में बताया है। 10 में फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेशल सर आपके लिए बनाऊंगा। और अध्याय 11 में फैमिली कोर्ट से जुड़े नवीनतम निर्णय और केस ला, जिसमें से एक केस ला तो मैंने आपको पढ़ के बता ही दिया है और उसके जो जजमेंट में जो निष्कर्ष निकले हुए वो मैंने कुछ लिखे हुए हैं इसमें सर। और अध्याय 12 में निष्कर्ष एवं कानूनी परामर्श और अंत में डिस्क्लेमर है। ये आप जो देख रहे हैं डिस्क्लेमर है, पूरी यही है। डिस्क्लेमर का मतलब भी यही है कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद एक आपको आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करना है, एक मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश करना है। उसका ये मतलब नहीं हुआ कि जो मैंने बता दिया तो ये अंतिम ला हो गया और सब कुछ अंत हो गया और पत्थर की लकीर हो गया। नहीं सर, आपको इसके बाद भी अपने वकील साहब से, कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श लेना होगी, क्योंकि हर केस की परिस्थिति और कंडीशंस अलग अलग होती है, फैक्ट अलग अलग होते हैं, उस पर ला अलग अलग लागू होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, एविडेंस अलग अलग तरीके से कराए जाते हैं। तो उसके लिए आपको परामर्श करना जरूरी है। लेकिन फिर भी ये एक मार्गदर्शन है, अंधेरे में एक उजाले की किरण है आपके लिए। और उसके बाद ये पूरी ई बुक चालू होती है सर आगे। अब मैं आपको इसके अलावा बता दूं कि धारा 13 के बारे में मैंने बीच में कहा था आपसे। तो धारा 13 सर जो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। इसमें जो है कि कानूनी विशेषज्ञ या वकील के लिए उनको पैरवी से रोकने का प्रावधान बताया गया है कि कोई भी वकील जो फैमिली कोर्ट से जुड़े मामले हैं उसमें पैरवी नहीं करेगा। ये बिल्कुल इसमें निषेध किया गया है। साथ ही इसके नीचे जो एक्सप्लेन में लिखा गया कि यदि न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यायालय को आवश्यक लगता है तो वो कानूनी विशेषज्ञ को वाद मित्र के रूप में उसकी पैरवी करने की अनुमति दे सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अनुमति नहीं देने का आशय जो है वो पूर्णता निषेध नहीं है, उसके नीचे उसकी अनुमति भी है कंडीशनली। क्योंकि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो, किसी भी व्यक्ति को सर कानून की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है। और अदालत में जब भी धारा 12 का आवेदन पेश किया जाता है, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण का आवेदन पेश किया जाता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक की धारा 13 के तहत याचिका पेश की जाती है या आपसी सहमति से तलाक की याचिका पेश की जाती है, तो पक्षकारों को ये बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है कि ये किस प्रकार से टाइप होगी और इसमें किस प्रकार से प्रार्थना मांगी जाएगी और किस धारा के तहत तैयार होगी। और ये सभी जानकारी नहीं होती है। जैसे कि पैरा क्रमांक 1 में क्षेत्राधिकार के बारे में लिखा जाता है, फिर पूरी घटना लिखी जाती है, वाद कारण उसमें बताया जाता है कि वाद कारण आखिर कहाँ से पैदा हुआ, कोर्ट फीस, वकील पत्र, तलबाना, सूची अनुसार दस्तावेज, प्रोसेस फीस, ये आदि सभी चीजें। और उसके बाद उसमें फिर प्रार्थना जो मांगी जाती है, ये पक्षकारों को सर इसकी बिल्कुल, हर व्यक्ति को, एक आम व्यक्ति को तो इसकी जानकारी होती ही नहीं है। तो इसलिए वकील साहब की तो अनुमति उसमें दे ही दी जाती है और वकील साहब के द्वारा ही उसमें उपस्थित होकर याचिका पेश की जाती है और पूरा केस लड़ा जाता है। और प्रतिपक्ष की ओर से प्रतिवादी वकील साहब उपस्थित होते हैं, वो भी जवाब देते हैं और पूरा केस गुण दोषों के आधार पर फिर डिसाइड किया जाता है। लेकिन धारा 13 में बताया गया है, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है और उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ धारा 13 की जानकारी बुक में से भी दी है कि आखिर धारा 13 क्या है। उसी प्रकार से सर धारा 7 भी बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। मैंने आपको अपील के संबंध में तो मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है,
लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं धारा 7 पे भी एक फोकस डाल देता हूँ संक्षिप्त में, कि इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कानून की जानकारी के अभाव में या भूलवश या टंकन त्रुटि से अक्सर हम गलत धाराओं में मुकदमा पेश कर देते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक मुकदमा मेरे खुद के पास आया है। वो मुकदमा लगाया गया अदालत में पति की ओर से तलाक को शून्य घोषित कराने के लिए। तो सर, तलाक को जो शून्य घोषित कराने की जो कार्रवाई की जाएगी, वो कार्रवाई उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 1 के तहत वो दावा अदालत में पेश कर दिया। जबकि ये सारा जो प्रावधान दिया गया है, ये धारा 7 में दिया गया है। धारा 7 में बताया गया है कि यदि किसी विवाह को बातिल या शून्य कराना है तो धारा 7 के तहत, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 के तहत याचिका पेश की जाएगी। अब ये इस प्रकार से कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसमें फिर यदि आपके सामने भी ऐसी स्थिति आती है तो आप आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आपत्ति भी पेश कर सकते हैं कि ये गलत कोर्ट में पेश कर दिया गया। यदि वो फैमिली कोर्ट है ही नहीं और उसमें पेश कर दिया गया है, तो न्यायालय या तो रिजेक्ट कर देगा या उसको ट्रांसफर का आदेश करेगा। दूसरी स्थिति ये कि वो फैमिली कोर्ट है और अगर गलत धारा के तहत पेश कर दिया गया तो या तो न्यायालय आदेश करेगा कि इसको दुरुस्त किया जाए, संशोधन किया जाए, या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, वापस दे के पुनः नया दावा पेश किया जाए, उस प्रकार से भी आदेश कर सकता है। तो अब हालांकि जब कुटुंब न्यायालय में पेश किया जाएगा तो ऐसी गलती होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि जो भी वकील साहब लेके जाएंगे तो उनको मालूम है कि फैमिली कोर्ट है और फैमिली कोर्ट की धारा 7 में पेश करेंगे और सीपीसी के तहत पेश नहीं होगा। यह अक्सर भूल वहां हो जाती है जहाँ स्पेशल सिविल कोर्ट गठित नहीं है और किसी मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब को ये अधिकार दे दिए गए हैं कि वो फैमिली कोर्ट के दावे सुने, तो अक्सर ऐसी भूल वहां हो जाती है। तो इसी कंडीशन में आपको धारा 7 के तहत ही याचिका या आवेदन पेश करना है। और वो जो विवाह शून्य हो चुके हैं, मतलब पहले जिनमें विवाह विच्छेद हो चुका है, तो उसकी वैधता के लिए भी याचिका धारा 7 के तहत अदालत में पेश की जाएगी। अक्सर इसमें सबसे ज्यादा याचिकाएं पेश होती हैं। तो इस प्रकार से सर, जो आज का हमारा वीडियो है उस पर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। फैमिली कोर्ट का परिचय क्या है, इस पे पूरा डिटेल और विस्तार के साथ मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड है। इसी प्रकार से फैमिली कोर्ट में कौन कौन से मुकदमे लड़े जाते हैं, ये भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, और उसकी ई बुक भी उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्या विवाह को शून्य करने के लिए वाद धारा 7 या सीपीसी के आदेश 7 के तहत पेश किया जा सकता है। इसमें मैंने दोनों का डिफरेंस और पूरी डिटेल में व्याख्या के साथ वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोड है, और उसकी ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड की गई है। इसी प्रकार से अक्सर ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि धारा 7 और आदेश 7 ये दोनों सर साथ साथ ही हैं, तो अक्सर ऐसा डाउट और कंफ्यूजन बन जाता है। तो इसी से रिलेटेड एक और वीडियो है जो इन दोनों से रिलेटेड ही है, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वो है सर पैतृक संपत्ति का, कि क्या पैतृक संपत्ति के मामले कुटुंब न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं। तो उस पर भी मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है कि विवाह से संबंधित पक्षकारों के बीच में यदि कोई संपत्ति का मामला होगा तो वो कुटुंब न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई मामले हैं तो वो सिविल न्यायालय के द्वारा ही सुने जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख लें कि पिता की संपत्ति है, पिता शांत हो गए, इनका इंतकाल हो गया, अब उनके बच्चों में विवाद है, भाई बहनों में, तो वो दावा सिविल न्यायालय में जाएगा। इसी प्रकार से पैतृक खानदानी संपत्ति है तो उसका भी कोई विवाद है तो वो भी सिविल न्यायालय में ही पेश किया जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत ये डिक्लेरेशन वाद पेश होगा। उसमें वो अपने स्वत्व की घोषणा की मांग करेंगे जो उनका बंटवारा और अंश होता है। अगर मुस्लिम पक्षकार हैं तो मुस्लिम विधि के अनुसार, और हिंदू पक्षकार हैं तो हिंदू विधि के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत जो उनका अधिकार दिए गए हैं। हालांकि 2005 में संशोधन कर दिया गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में, और महिलाओं को भी पुरुष के समान ही अधिकार दे दिए गए हैं। और मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो बंटवारे का पूरा नियम है उसके तहत वो होगा। इस पे ग्लोबल मुस्लिम्स, ऑल वर्ल्ड के मुस्लिम्स किस प्रकार से उनकी संपत्ति का बंटवारा करेंगे, इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है सर, मेरे चैनल पर अपलोड भी है, और उसकी एक ई बुक भी मैंने तैयार की है। उस ई बुक में मैंने कई उदाहरणों के साथ अलग अलग तरीके से बंटवारे को निकाल के बताया है, और उस बंटवारे का एक आइडियल फार्मूला तैयार किया कि उस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप घर बैठे भी आपकी संपत्तियों में किसको कितना हिस्सा प्राप्त होगा उसका बंटवारा निकाल सकते हैं।
और उस बंटवारे के आधार पर ही कोर्ट में दावा पेश किया जाएगा और जज साहब के द्वारा भी उसी के आधार पर डिसीजन दिया जाएगा। इसी प्रकार से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में भी जो नियम बताए गए उत्तराधिकार के, उन्हीं के आधार पे हिस्सों की बांट के मांग अदालत में जज साहब से प्रार्थना की जाएगी और उसी आधार पर जज साहब के द्वारा भी फैसला किया जाएगा। बाकी प्रकरण की जो दूसरी परिस्थिति है कि कुछ जमीन बेच दी गई या किसी के द्वारा दान कर दी गई, तो वो उसमें मुजरा की जाएगी, कम की जाएगी, ये गुण दोषों के आधार पे, बयान पे, वो जो भी डिफरेंट कंडीशन से जो न्यायालय के समक्ष आएंगी वाद विचारण के दौरान, तो उस प्रकार से किया जाएगा। उसमें वाद विषय बनाए जाएंगे। आदेश 14 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत वाद विषय बनाए जाते हैं। वाद विषय यदि आपने कोई दावा पेश किया है फैमिली कोर्ट के तहत भी, या आपने कोई अन्य भी दावा पेश किया है, तो वाद विषय उसमें बनाए जाएंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका वाद विषय नहीं है, तो आप आदेश 14 नियम 5 के तहत एप्लीकेशन लगा के जज साहब से निवेदन कर सकते हैं कि श्रीमान जी, इस वाद विषय को भी इसमें बढ़ाया जाए। इसी प्रकार से आदेश 13 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आप किसी अन्य न्यायालय से रिकॉर्ड भी तलब कराने की मांग कर सकते हैं। आदेश 11 डिस्कवर ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसको कहते हैं दस्तावेजों का प्रकटीकरण, उसके तहत यदि कोई ऐसा दस्तावेज जो विपक्षी के पक्ष कब्जे में है, तो आप अदालत में मांग भी कर सकते हैं कि इसका प्रकटीकरण कराया जाए। आदेश 11 नियम 20 के तहत, आदेश 11 नियम 21 सिविल प्रक्रिया संहिता 1921 के तहत यदि वो दस्तावेज का प्रकटीकरण नहीं करता शपथ पत्र पर, तो उसकी प्रतिरक्षा काटी भी जा सकती है, उसका दावा निरस्त भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत से प्रावधान है। आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत आपको आपके जो दावा आप पेश करेंगे, तो उसके साथ सूची अनुसार दस्तावेज आपको पेश करना होंगे। आदेश 6 नियम का जो है उसमें काउंटर क्लेम भी पेश किया जा सकता है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कुछ मैंने जानकारी दे दी आपको। अब चूंकि हमारा आज के वीडियो का टाइटल था अपील की सीमा, जो मैंने सर आपको बता दी, फैमिली कोर्ट कुटुंब न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील जो है कि हाई कोर्ट में होगी और 30 दिन के अंदर होगी, अंतर्वर्ती आदेश को छोड़कर। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आज का हमारा वीडियो था और उसका टॉपिक था। और इसी के अलावा सर मैंने मेरे चैनल पर काफी वीडियो अपलोडेड किए नोटरी से रिलेटेड, जिसमें हाउ टू यूज नोटरी सील, नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम, जेएमएफसी में जो शपथ पत्र में डिफेक्ट निकाला जाता है उन्हें कैसे क्लियर करें, जिनको सीओपी प्राप्त हो चुका है तो वो 3 आवेदन किस प्रकार से लिखे जाएंगे, नोटराइल टिकट कैसे ली जाएगी और नोटराइल टिकट लेने के बाद कार्य कैसे प्रारंभ किया जाएगा, पूरी डिटेल वीडियो में जानकारी और ई बुक, इन सभी की ई बुक भी मैंने बना दी और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोडेड भी कर दी है, आप वहां देख सकते हैं। नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलम, इस पर अक्सर नोटरी वकील साहबों को कंफ्यूजन और डाउट रहता है कि आखिर हमारे क्या 11 कॉलम होंगे। तो नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 1956 के तहत जो धारा 15(2)(ई) और नियम 11(2) दिए गए हैं, उसी के तहत जो 11 प्रारूप है वो मैंने ई बुक के अंदर लिखे हुए हैं। और उन कॉलमों में क्या भरा, क्या एंट्री की जाएगी, क्या नहीं की जाएगी, किस प्रकार से की जाएगी, सही एंट्री करने के क्या लाभ है, गलत एंट्री करने के क्या नुकसान है, पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में और ई बुक में भी दी, आप उसको देख सकते हैं। इसी प्रकार से हाउ टू यूज नोटरी सील, नोटरी सील का यूज कैसे किया जाएगा, तो पूरा 1 घंटे का वीडियो है सर, रजिस्टर का भी और नोटरी सील का भी 1 घंटे की वीडियो ट्रेनिंग का वीडियो मेरे चैनल पर बनाया है, जिसमें शपथ पत्र पर लगने वाली 6 सीलें, अनुबंध पत्र पर लगने वाली 10 सीलें, ये पूरी डिटेल जानकारी दी है, कहाँ लगाई जाएंगी, किस प्रकार से लगाई जाएंगी, टिकट किस प्रकार से लगाए जाएंगे, ये पूरी डिटेल जानकारी इसके अंतर्गत मेरे द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से वसीयत से रिलेटेड भी काफी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और इसी प्रकार से बीएनएस की धारा 2 की 39 परिभाषाओं पे, प्रत्येक परिभाषा पे पृथक पृथक एक वीडियो मैंने बनाया, वो सब, और सीपीसी के भी कई आदेशों के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। और लगातार मुझे जैसे ही समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो, आपकी जानकारी में इजाफे के लिए, आपके समस्याओं के प्रॉब्लम के लिए वीडियो और ई बुक लेकर आ जाता हूँ। और इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में अपील की समय सीमा क्या होगी, इस पे पूरी मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।